वेलकम बैक गाइस। आज हम जिस सीरीज को शुरू करने वाले हैं इसका एमसी बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड। ये दुनिया कुछ अजीब से नियमों पे चलती है और अपना एमसी उन नियमों को देख सकता है। ये तो कुछ भी नहीं, उसे सारी दुनिया के नियम पता होते हैं तो वो ए रैंक एस रैंक मॉन्स्टर्स के बारे में भी सब कुछ समझ जाता है। और जब तक वो इन नियमों को भंग नहीं करेगा तो ये मॉन्स्टर्स उसे कुछ नहीं करेंगे। उल्टा एमसी इन नियमों का फायदा उठा के उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ अपना एमसी जिस जगह पर एक बार चला गया वो अपनी मेमोरीज के हिसाब से उस जगह पर जब चाहे तब टेलीपोर्ट भी कर सकता है। भले ही उसकी पावर बस सी रैंक की है, पर एमसी इस पावर को ऐसे कंट्रोल करता है कि लेजेंडरी मास्टर्स भी ये देख के थर थर कांपने लगते हैं। तुमने कुछ ऐसी कहानियां तो देखी होंगी जिनमें डंजन्स खुल जाते हैं, बहुत सारे लोग फिर अवेकन होने लगते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ डंजन्स की जगह पर डोमेन्स हैं और इन डोमेन्स के बनने का भी अलग ही तरीका है। अचानक एक सफेद धुंध कहीं से आती है और पूरे के पूरे शहर को ही घेर लेती है और ऐसे ही वो शहर एक डोमेन बन चुका है। उसके अंदर के मिलियंस ऑफ पीपल उस डोमेन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। हर डोमेन के अंदर अपने ही नियम होते हैं। जो बंदा इन नियमों को फॉलो नहीं करता उससे ये डोमेन पनिश करती है और नियमों को फॉलो करते हुए इस डोमेन को क्लियर करने वालों को बहुत ही अच्छे इनाम मिलते हैं। ठीक है, चलो अब ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। और चलो अब पूरी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और अब कहानी को एंजॉय करो। 2022 में एक अजीब सी सफेद धुंध एक पूरे शहर को घेर लेती है और उसे अपनी डोमेन बना लेती है। इस डोमेन के अंदर मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते हैं और एक बंजर जमीन छोड़ जाते हैं जिसे अब लोग कहते हैं नो लाइफ जोन। पर वहां सरवाइव कर पाने वाले लोगों के लिए ये मिस्ट एक बहुत ही शक्तिशाली एबिलिटीज को अनलॉक कर देती है, जिससे इंसान अब साइकिक्स बन सकते हैं और जानवर टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स में बदल सकते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें 200 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें बर्फ से कवर्ड पहाड़ों के अंदर एक वीरान गांव को दिखाते हैं जो व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर आता है। इसी गांव में एक लड़की हाँफते हुए कहती है, ब्रदर अभी समय ही कितना हुआ है, तुम अभी से ही थक गए क्या? तो सामने एक काले बालों वाला लड़का कहता है, अभी लगभग 1 घंटा होने वाला है, मेरे तो पैर भी जवाब दे गए हैं। और हमें दिखाते हैं ये लड़की अपने एमसी के कंधे पर चढ़ के एक दीवार के ऊपर की तरफ देख रही है। वो अपने एमसी से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रही होगी, पर अच्छे भाई बनो और थोड़ी देर और टिके रहो। पर अपना एमसी कांपती आवाज में कहता है, सिस्टर मेरी कमर अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। तो उसकी सिस्टर इस पे गुस्सा करते हुए कहती है, तू कचरे लड़के कभी भी ना नहीं करते, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि अपनी लोअर बॉडी की और भी ज्यादा एक्सरसाइज किया कर। तो अब तो बात अपने भाई के ईगो पे आ जाती है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है, आखिरी बार, बस एक आखिरी बार अच्छे से देख ले। तो उसकी सिस्टर भी अपने बाइनोकुलर्स लेके दीवार के आर पार चारों तरफ देखने लगती है। तभी वो कहती है, मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ लोग हैं। और वहाँ सच में कुछ लोग एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। वो मॉन्स्टर एक जोरदार दहाड़ लगाता है जिससे बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है जिससे सभी लोग दूर हट जाते हैं। पर ये सारे इंसान काफी ज्यादा स्किल्ड थे। वो सब एक के बाद एक उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और उसकी सिस्टर कहती है, क्या तुम इस पे भरोसा कर सकते हो, यहाँ एक सेफ शिफ्टर है। पर अपने एमसी की तो हालत टाइट हो चुकी थी। वो कहता है, अरे हम यहाँ देखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ लूट कलेक्ट करने के लिए आए हैं, कितनी देर में ये खत्म होगा? तो उसकी सिस्टर कहती है, लगे रख, थोड़ा थोड़ा और टिक जा। इस तरफ इनका टीम कैप्टन अपनी तलवार से एक जोरदार हमला करता है और एक ही हमले में मॉन्स्टर धराशायी होके वहीं पर ही मारा जाता है। सभी लोग अब उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी ये लड़की कहती है, क्या पावर है, बस एक दिन अगर मैं भी नहीं की जैसी साइकिक बन पाती तो। तभी उसके नीचे का सिंहासन डोलने लग जाता है और उसकी भी चीखें निकलने लगती है। अपना एमसी कहता है, अरे नहीं अब मैं नहीं रुक सकता। और दोनों के दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की तो एमसी के ऊपर ही गिरी थी पर अपना एमसी को इसकी वजह से और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, बेचारा। तभी वो लड़की खुशी से अधमरे एमसी की तरफ उठती है और वो एकदम हंसते हंसते कहती है कि उन साइकिक्स ने आज एक बड़े मॉन्स्टर को मारा है, आज ब्रदर हम मीट खाने वाले हैं। फिर अपना सीन चेंज होता है 2 घंटे के बाद इसी व्हाइट मिस्ट के अंदर। मतलब कि अपना एमसी और उसकी बहन इसी डोमेन के अंदर ही रहते हैं जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और ये एक्चुअल सिविलाइजेशन से 117 किलोमीटर दूर है। हमारे दोनों हीरो हीरोइन इसी व्हाइट मिस्ट के ईस्ट रीजन में रहते हैं। यहीं पर एक घर के अंदर एक बंदा सूप बना रहा है और हमें दिखाते हैं ये हमारी कहानी का एमसी ही है जो बड़ी ही खुशी से यहाँ सूप बना रहा है। फिर वो आराम से ये सूप एक बाउल के अंदर भरता है और अब यहाँ सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार हैं। पर यहाँ इन दोनों के साथ साथ एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी भी इन्हें ज्वाइन करता है और अपना एमसी सबसे पहले इस बूढ़े आदमी को ही खाना परोस के देता है और वो इसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाने का कहता है। तो वो बुढ़ा कहता है, हे अभी मैं इतना भी ज्यादा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मुझे खाना खाने के लिए भी तुम्हारी जरूरत पड़े। तो अब ये लोग सब खाना खा ही रहे थे तभी ये लड़की अपने एमसी की तरफ देखती है जहाँ पर अपना एमसी बस वो हड्डी पे लगे हुए कुछ मीट को चाट रहा था। तो ये लड़की तुरंत गुस्से के मारे फट पड़ती है और वो चिल्लाती है, अभी हमारे पास इतना सारा मीट है कि हम कई दिनों तक
खा सकते हैं, तो उसके बावजूद यहाँ हड्डियों को ही क्यों चबाता जा रहा है? ये ले, ये मीट खा। तो एमसी कहता है सिस्टर मैं तो थोड़ी सी बचत करने की कोशिश कर रहा था, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? तो सिस्टर चिल्लाती है नहीं नहीं कर सकता, अभी इतना सारा है तो इतना तो खा कम से कम। तो अब एमसी के पास कोई चारा नहीं बचता है तो वो मीट खाने ही लग जाता है, और उसके बाद उसकी आंखों में कुछ तो अजीब सा ही होने लग जाता है, उसका सर चकराने लग जाता है और एमसी मनी मन सोचता है डैम, ये फिर से शुरू हो गया मेरी ये टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। फिर हमें बताया जाता है कि 7 साल पहले एक इनविजिबल बैरियर ने हमारे एमसी को, जिसका नाम है ये शुइकुई, उसे अपने अंदर ही ट्रैप कर लिया। ये इनविजिबल बैरियर व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन के बिल्कुल सेंटर में है। ये इनविजिबल बैरियर 17 किलोमीटर तक की रेडियस में फैला हुआ है और मैं अभी तक इसी एरिया में सरवाइव करता आ रहा हूँ। वो अपने बचपन को याद करता है कैसे वो लालटेन लेके आसपास घूम रहा था और अचानक ही वो यहाँ का प्रिजनर बन गया। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसने कई तरीके आजमाए, एक बम का धमाका, नीचे से माइनिंग भी की, यहाँ तक पूरा आसमान चीर के आगे निकलने की कोशिश की, पर मेरी सारी मेहनत बेकार गई और मैं अभी तक यहाँ पर ही ट्रैप हूँ। और ऊपर से मेरी ये टेम्परेरी ब्लाइंडनेस वाली बीमारी, ये पहले तो बहुत ही रेयरली कभी आती थी, पर अब तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से कभी भी आ जाती है। लगता है मैं जल्द ही इसी बीमारी की वजह से मारा जाऊंगा। तभी उसका टेम्परेरी ब्लाइंडनेस का अटैक खत्म होता है और वो वापस से रियलिटी में आ जाता है। फिर वो अपने दोनों साथियों की तरफ देखता है और वो मनी मन ठान लेता है कि अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर अपना सीन चेंज होता है और अब रात हो चुकी है। ये लड़की बड़ी चैन से सो रही थी, पर इसके दरवाजे पे एक काला शैडो लाल लाल आंखों के साथ इसे ही घूर रहा था। एक आहट सुन के इस लड़की की भी आंखें खुलती हैं, पर जब वो सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने ही एमसी इसी के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो इसके मुंह के करीब आते हुए कहता है सिस्टर क्या आप सो रही हो? जो सुन के उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो चिल्लाती है बिल्कुल भी नहीं। तो अपना एमसी एकदम सीरियस आवाज में कहता है सिस्टर प्लीज अब ग्रैंडपा मुंह को लेकर यहाँ से चली जाओ, अब मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ ऐसी जिंदगी जियो। तो लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि भले इसमें कितनी ज्यादा कोशिश करनी पड़े, भले कितनी ज्यादा मेहनत लगे, मैं इस इनविजिबल बॉल को तोड़ने का कोई ना कोई जरिया ढूंढूंगी और तुम्हें अपने साथ ही लेके जाऊंगी, और ये एक प्रॉमिस है। और इतना कहते ही वो अपनी करवट बदल लेती है और अपना एमसी पीछे मुड़ के देखने लगता है। वो अपने पास्ट को याद कर रहा था जहाँ 7 साल पहले यहाँ इस टाउन में भी सफेद मिस्ट ने अचानक इस टाउन को घेर लिया। सभी लोग दौड़ भाग करते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। एक लाल बाल वाली लड़की इसी भीड़ के चक्कर में फंस गई, पर सभी लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में फंसे हुए थे, कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आता। पर इसी अंधेरे में अपने एमसी का हाथ आगे आता है और वो कहता है जल्दी करो मेरा हाथ पकड़ो। वो लड़की रोते रोते एमसी की तरफ देखती है, फिर अपना हाथ भी एमसी के हाथों की तरफ आगे बढ़ाने लगती है। अपना एमसी कहता है चलो यहाँ से साथ में बाहर निकलते हैं, पर अपना एमसी इनविजिबल वॉल के चक्कर में फंसा हुआ था। तो लड़की भी कहती है जब तक हम इस वॉल को तोड़कर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख लेते तब तक मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और एमसी कहता है यही वो वादा था जो इस लड़की ने मुझसे किया था। तभी इनके ग्रैंडपा के रूम से खांसने की आवाज आती है, तो अपना एमसी इस लड़की से कहता है कि मैं तो इसे आराम से झेल सकता हूँ, पर ग्रैंडपा मुंह की बॉडी वो इसे लंबे समय तक नहीं झेल पाएगी। बस एक ह्यूमन कॉलोनी को ढूंढ कर ही हमें ग्रैंडपा मुंह को क्योर करने का कोई इलाज मिल सकता है, और ये बात हम दोनों को ही अपने अपने दिलों में पता है। जो सुन के भी उसकी सिस्टर कुछ नहीं कहती, तो अपना एमसी कहता है आपको भी यहाँ पर ट्रैप नहीं होना चाहिए था सिस्टर, ये फॉरबिडन जोन सिर्फ मुझे ही यहाँ पर ट्रैप करके रखना चाहता है। तो लड़की तुरंत अपना चदरा फेंक के पूरी जी जान से एमसी को ही गले लगा लेती है और वो चिल्लाती है नहीं मैं तुमको यहाँ रह के प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ तुमको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। और इस लड़की ने इतनी जोर से एमसी को गले लगाया था कि उससे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। फिर एमसी सिस्टर की चेस्ट में थोड़ी सी जगह बनाते हुए कहता है अब मैं ऑलरेडी अपने आप का ध्यान रख सकता हूँ, अब यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको यहाँ से बाहर जाके अपनी अपनी जिंदगियां जीनी चाहिए। और ये तो और भी ज्यादा बेहतर होगा ना कि अगर स्विंगर एक पावरफुल साइकिक बन जाएगी तो मुझे और भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो ये लड़की एमसी को छोड़कर पीछे हटती है और बस अपना सर हिला देती है। तो एमसी भी पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है ठीक है अब जबकि तुमने वादा कर दिया है तो मैं पहले ही प्रिपरेशन कर लेता हूँ ताकि तुम जल्दी से यहाँ से निकल सको। और एमसी जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो लड़की एमसी की कॉलर पकड़ती है और वो कहती है अभी मत जाओ, मुझे थोड़ी देर और तुम्हें ऐसे ही पकड़ के रहने दो। तो अब इसके बाद क्या हुआ हमें समझ में नहीं आता, बस हमें कमरे से एमसी की आवाज आ रही थी सिस्टर सिस्टर थोड़ी आराम से, मुझे सांस नहीं आ रही है, कोई बचाओ। और सामने से वो लड़की कहती है मेरे ब्रदर की बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है। तो अब ऐसी ही सुबह हो जाती है और एमसी अपने सिस्टर और ग्रैंडपा को एक गाड़ी में बैठा के आगे भेज देता है और अब बस वो उदासी से सबको बाय बाय ही करता रहता है। अंदर से ग्रैंडपा पूछता है स्विंगर क्या हम कुछ डिलीवर करने जा रहे हैं, हम इतना सब कुछ क्यों कैरी करके रखे हैं। तो सिस्टर हिचकिचाते हुए कहती है नहीं यहाँ बस कुछ अंदर थोड़े बहुत टूल्स हैं। पर ग्रैंडपा अपनी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस की बदौलत सब कुछ समझ जाता है और वो चिल्लाता है हे स्विंगर क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो एकदम से गुस्से के मारे गाड़ी को ठोकते हुए चिल्लाता है नहीं रुको रुको कार रोको, हम ऐसे ही उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। पर इसके रिस्पॉन्स में स्विंगर और भी तेजी से एक्सेलरेटर दबा के आगे बढ़ने लगती है और अब ऐसे ही उसके दोनों साथी यहाँ से चले जाते हैं और एमसी यहाँ अकेला ही रह जाता है। हमें बताया जाता है कि ये व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक मौत की जगह है जो 200 साल पहले पता नहीं कहां से आया, पर ये इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि हर साल एक न एक शहर को निगल जाता है। इसके बढ़ने का कोई पैटर्न नहीं है, इसे रोकने का कोई मेथड
मेथड नहीं है और इसका ओरिजिन तो और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। कुछ स्टडीज के द्वारा पता चला है कि इस व्हाइट मिस्ट के अंदर इंसान कुछ नियमों द्वारा बांध लिए जाते हैं। बदकिस्मती से बिल्कुल एक्यूरेटली उन नियमों का पता लगाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। पिछले 200 साल से कड़ी मेहनत करते हुए हमारे एंसेस्टर्स ने एक रूल बुक को बनाया है, जिसके अंदर इन डोमेन्स के नियमों के बारे में लिखा गया है, मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा गया है, उनकी हैबिट्स के बारे में लिखा गया है। पर ये रूल बुक भी फ्लॉड है, मतलब कंप्लीट नहीं है। पर ये इन्फॉर्मेशन पिछले 200 साल से हमारे एंसेस्टर्स की पूरी मेहनत का फल है। इसके बावजूद जो बंदा भी इन व्हाइट मिस्ट जोन के अंदर इंटर करने की हिम्मत करता है, उसे सारी उम्मीदों को साइड रख के हमेशा अपनी मौत के लिए तैयार रहना होता है। और अब अपना एमसी भी इसके लिए तैयार है। वो भी पूरे जोश के साथ कहता है 7 साल से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अब या तो मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई जरिया ढूंढूंगा ही, या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगा। पर इस बार वो अच्छे से सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है और वो व्हाइट मिस्ट जोन के अंदर अब और भी अंदर जाने लगता है। और थोड़ी देर अंदर चलते चलते वो अलग ही जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ सामने से कुछ अजीब सा ही रास्ता दिख रहा था। सामने बहुत जोर की लाइट चमकती और एकदम से उसका पूरा शरीर अंदर की तरफ ही खींचा चला जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि सामने एक अलग ही डोमेन है जो चारों तरफ से सब कुछ अपनी ही ओर खींच रही है। फिर हमें आगे उसी डायमेंशन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी खिंचा चला गया है, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। ये नजारा देख के तो हमारा एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो हैरानी से कहता है, तो रियलिटी में इस व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर एक अलग ही इकोसिस्टम है। ये तो डेफिनेटली एक अमेजिंग डिस्कवरी है। फिर अपना एमसी आगे बढ़ते हुए एक बहती हुई नदी के पास आता है। वहीं पर बैठ के उस पानी को उठाते हुए कहता है, ये व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो मेरे लिए एक पैराडाइज बन चुका है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं इस वंडरफुल प्लेस के बारे में स्विंगर और ग्रैंडपा मू को जरूर बताऊंगा। फिर वो बिना किसी चिंता के आराम से बेफिक्र होते हुए पानी पीने लग जाता है और वो कहता है कि चलो आज यहीं पर ही खाना खाते हैं। फिर वो तुरंत अपनी कढ़ाई चूल्हा लगा के खाना पकाने लग जाता है और वो खुशी से कहता है कि सिस्टर युंगर मेरे लिए और भी ज्यादा खाना ले आई थी, तो अब मैं यहाँ पर गर्मा गर्म खाना बना सकता हूँ। फिर क्या था, उसकी पार्टी शुरू हो जाती है और वो मजे से खाना पानी एंजॉय करने लग जाता है। पर तभी एकदम से उसे एक जोर का झटका लगता है, उसका सर चकराने लग जाता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा वर्टेक्स फॉर्म होने लगता है, उसके हाथ से उसकी सूप की चम्मच भी गिरने लग जाती है और वो मनी में सोचता है, शिट ये फिर से शुरू हो गया। इस टेम्परेरी ब्लाइंडनेस के दौरान वो शांति से खड़ा रहता है और वो मनी में सोच रहा था कि ये बस कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। तभी एकदम से वो अपनी आंखों को ओपन करता है और वो कहता है, वेट, इस बार कुछ तो अलग है। मेरी आंखों में मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं अंधा नहीं हुआ इस बार। वो अपने हाथ की तरफ देखता है, वहां पर कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा था रिस्ट्रिक्टेड एरिया के रूल्स, जो भी इन नियमों को तोड़ेगा उन्हें घातक पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। रूल नंबर 1, अपने ही जैसे लोगों पर हमला ना करें। रूल नंबर 2, यहाँ रोना मत और आंसू भी मत बहाना। रूल नंबर 3, अगर कोई तुम्हें बुलाए तो तुम्हें 3 सेकंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करना होगा। रूल नंबर 4, किसी और की इंसल्ट मत करना। रूल नंबर 5, खाना खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोना। यहाँ रूल नंबर 6 भी लिखा है, पर इस रूल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि अपना एमसी की पावर अभी थोड़ी कमजोर है, इसीलिए वो बाकी रूल्स को देख नहीं सकता। यहाँ मैंने इन सारे रूल्स को तुम्हें पढ़ के सुनाया, पर अपने एमसी ने ये सारे रूल्स नहीं पढ़े। वो एक झलक इनकी तरफ देखता है और कहता है, व्हाट द हेल इज दिस। पर तभी एकदम से एमसी जोर से आह करता है और हमें दिखाते हैं उसके हाथ में जितने भी रूल्स थे वो आसमान में उड़ने लग जाते हैं। उसके हाथ में एक जोर का दर्द होने लगता है। वो सारे नियम उड़ते हुए एकदम से उसके हाथ में ही फ्लोट करने लग जाते हैं और अचानक से उसके दिमाग में ही छप जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया है और वो कहता है, रूल्स, ओ। फिर अचानक उसकी आंखें जोर से खुलती हैं और उसका सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो कहता है, क्या अभी क्या हुआ मेरे साथ, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया के रूल्स। उसके हाथ से सारे लेटर्स गायब हो चुके थे, पर उसे सब कुछ अब भी याद था। वो एकदम से अपनी डायरी निकालता है और वहां पे सब कुछ लिखने लगता है। उसने सारे नियमों को डायरी में लिख लिया था, पर जब वो लास्ट रूल को पढ़ता है तो उसे बहुत जोर का झटका लगता है। वो कहता है, अच्छा हुआ मैंने खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लिया, वरना मैं तो अभी तक मर चुका होता। व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया की सबसे ज्यादा डेंजरस चीज तो यही है कि तुम रूल्स को वायलेट करने की वजह से कभी भी मर सकते हो। फिर वो एकदम से ऐसे खुशियां मनाने लग जाता है जैसे उसने कोई बड़ी लॉटरी जीत ली हो। वो चिल्लाता है, अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया के सारे रूल्स को देख ही सकता हूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया के सारे रूल्स से इम्यून हो चुका हूँ, क्योंकि रूल्स पता होने पे तो मैं रूल्स को तोड़ूंगा ही नहीं ना। फिर वो पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपनी कैंप फायर वाली जगह पे फिर से बैठता है और वो कोशिश करने लग जाता है कि दोबारा अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट किए जाए, पर 2 मिनट तक कोशिश करने के बाद भी वो फेल ही होता है। वो पीछे पड़े पड़े सोचता है, तो मैं इस एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर वो थोड़ी देर और सोचता है और अपने खाने के बारे में ही सोचते हुए सोचता है कि कल जो मुझे ब्लाइंडनेस हुई थी वो जरूर उस ऑक्सटेल मीट की वजह से हुई होगी, तो दोबारा मॉन्स्टर का मीट खाने की वजह से क्या ये मेरी एबिलिटी और भी ताकतवर हो जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक रिसर्च में पता चला था कि मॉन्स्टर का मीट खाने की वजह से लोगों की सुपर नेचुरल पावर और भी ज्यादा ताकतवर होती जाती है। फिर वो तुरंत ही अपने खाने पे टूट पड़ता है और वो चिल्लाता है कि फिर तो मुझे और भी ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के सारे नियमों को देखना चाहता हूँ। फिर हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया से 30 किलोमीटर आगे का सीन दिखाते हैं। यहीं पर ही नाइट वॉच ने अपना
अपना कैंप लगा के रखा है। नाइट वॉच पुलिस के जैसी ऑर्गेनाइजेशन है। हमें एक बंदे को दिखाते हैं जिसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, वो अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था। वहाँ एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया 22 के अंदर एक क्रिस्टल की फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट किया गया है, तो जाके इसे तुरंत इन्वेस्टिगेट करो। ये पढ़ के तो इस बंदे के अंदर तुरंत ही जोश भर जाता है। वो अपने प्लास्टर को एक हाथ की वेव से ही तोड़ देता है और वो कहता है टीम जल्दी से जमा हो जाओ। फिर हमें इसको इंट्रोड्यूस भी किया जाता है। इसका नाम है लीजिन, ये नाइट वॉच का कैप्टन है। इसके चिल्लाते ही दो बंदे गेट के अंदर से भागते हुए आते हैं। एक बंदा खिड़की से कूदता हुआ तुरंत इसके पास आ जाता है। एक काले कलर वाला बंदा आके रिपोर्ट करता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है ये है यांग हु, ये नाइट वॉच का ही मेंबर है। ये क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलिस्ट है। खिड़की से कूदने वाला बंदा भी खुद को रिपोर्ट करता है और हमें पता चलता है ये है जाओलेंग, ये नाइट वॉच में स्नाइपर है। एक लड़की भी आके रिपोर्टिंग करती है, इसका नाम है सू जाओमिन, ये नाइट वॉचमैन के अंदर स्पेशल सपोर्ट टीम की मेंबर है। ये लड़की खुद की रिपोर्ट देने के बाद एकदम से कैप्टन के ऊपर चिल्लाती है कैप्टन ली, आपकी इंजरी अभी तक हील भी नहीं हुई थी, फिर भी आपने अपना प्लास्टर फिर से क्यों तोड़ दिया। ये सुनकर तो कैप्टन भी दो कदम पीछे हटता है और फिर वो अपने फोन में आए हुए मैसेज को सबको दिखाता है और वो कहता है कि हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया 22 के अंदर क्रिस्टल की फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट किया गया है, हमें जल्द से जल्द उस क्रिस्टल को रिकवर करना ही होगा। ये सुन के यांग हु चिल्लाता है हम अभी अभी अपनी जान को खतरे में डाल के व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आए हैं और आप कह रहे हो हमें दोबारा वहां जाना पड़ेगा। वो लड़की चिल्लाती है आप ही वहां सबसे ज्यादा इंजर्ड हुए हो और आपको रिकवरी की जरूरत है। तो कैप्टन टेबल पे हाथ मारते हुए चिल्लाता है व्हाइट मिस्ट के खतरों से ज्यादा वो क्रिस्टल इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलो कि नाइट वॉच है क्या। जो सुन के तो सारे लोग अटेंशन होते हुए कैप्टन को हाँ कर देते हैं। फिर अपना सीन चेंज होता है 30 मिनट बाद। इसी व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया 22 के अंदर कोई बंदा क्रिस्टल को फेंकता है और हमें दिखाते हैं ये कैप्टन है। वो चिल्लाता है हम ऐसे ही भागते नहीं रह सकते, तुम इसे पहले लेके जाओ, हम इसे रोकते हैं। जो सुन के यांग हु भी हाँ करता है और क्रिस्टल कैच करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके तुरंत ही वहां से फुल स्पीड में निकल जाता है। पीछे से एक गोरिल्ला जैसा मॉन्स्टर ये देख के जोर की दहाड़ लगाता है और हमें दिखाता है ये तीनों लोग आगे भागते जा रहे हैं और वो मॉन्स्टर इन तीनों के पीछे ही पड़ा है। वो एक जोर की छलांग लगाता है और सीधा कैप्टन से भी आगे निकलने लगता है। तो कैप्टन पीछे स्नाइपर को आवाज लगाता है जांगलिंग उसे यांग हु तक नहीं पहुंचने देना। जो सुन के जांगलिंग भी अपनी स्नाइपर को तैयार करते हुए हाँ करता है और एकदम से एक ट्रिगर को लगा के बुलेट शूट करता है। ये बुलेट देखने में काफी ज्यादा दमदार थी क्योंकि इसकी वजह से स्नाइपर भी दूर खिसकते हुए जाता है। ये बुलेट जैसी गोरिल्ला के करीब आती है तो गोरिल्ला इसे नोटिस कर लेता है, पर वो हवा में था इसीलिए वो इसे डॉच नहीं कर पाता, तो अपना सींग को इसके आगे लगा देता है। पर ये बुलेट इतनी दमदार थी कि उसका सींग भी इससे टूट जाता है और उसे भी डैमेज पड़ता है, जिसकी वजह से गोरिल्ला बगल वाली बिल्डिंग में जाके गिरता है। सामने यांग हु ये देख के स्नाइपर की तारीफ करता है। इधर गोरिल्ला अपने सींग टूटने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में था, वो दर्द से कराह रहा था, पर इसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत भागते हुए इस बिल्डिंग से बाहर निकलता है, पर सामने ही कैप्टन आ गया था जो तुरंत एक छलांग लगा के अपने स्पीयर के साथ एक टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे आसमान में बहुत सारे स्पीयर्स बन जाते हैं। वो एक स्पीयर को पकड़ के निशाना लगाता है और वो चिल्लाता है गोल्डन स्पीयर्स 100 फ्लावर्स, और अगली पल वो इस टेक्निक को आगे थ्रो कर देता है। इसकी वजह से काउंटलेस स्पीयर्स जाके सीधे इसी मॉन्स्टर से टकराने लगते हैं, पर उस मॉन्स्टर का शरीर भी काफी ताकतवर था। इतने सारे स्पीयर्स मिलकर भी इसको कोई घातक चोट नहीं दे पा रहे थे। पर तभी वो गोरिल्ला भी अब गुस्से में एक दहाड़ लगाते हुए अपने मुंह में एक पावर को गैदर करने लगता है और जब इनफ पावर जमा हो जाती है तो तुरंत ही उस कैप्टन की तरफ इस बीम को शूट कर देता है। ये बीम काउंटलेस स्पीयर्स को वहीं तोड़ते हुए सीधा कैप्टन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये देख के कैप्टन भी समझ गया था कि वो इसे पूरी तरह से डॉच नहीं कर पाएगा। फिर वो पूरी कोशिश करता है, पर इस चक्कर में उसका एक हाथ इस बीम की चपेट में आता है। उस बीम के जरा से कांटेक्ट में आने की वजह से ही उसका लेफ्ट हैंड तुरंत ही एवापोरेट होने लगता है। उसकी स्किन, मांस सब कुछ गायब हो चुका था, बस हड्डियां सी दिख रही थी। वो लड़की ये देख के कैप्टन को जोर से आवाज लगाती है और तुरंत कैप्टन के पास आती हुई अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है जल्दी करो और मुझे काटो। तो अब कैप्टन के पास भी कोई और चारा नहीं बचता और वो तुरंत ही इस लड़की के हाथ को ही काटने लग जाता है। इससे लड़की को काफी दर्द होता है, पर वो इस दर्द को बर्दाश्त करती है। पर तभी लड़की के हाथ के अंदर से ग्रीन कलर का ग्लो निकल के कैप्टन के अंदर जाने लगता है। इस ग्लो के अंदर किसी तरह का हीलिंग इफेक्ट था जो कैप्टन के हाथ को पूरी तरह से रिकवर करने लगता है। कुछ ही पलों में कैप्टन के हाथ पे पूरा मांस रिकवर हो गया था, पर वो गोरिल्ला भी अब कैप्टन की तरफ ही आगे बढ़ने लग गया था। तो कैप्टन तुरंत इस लड़की को पीछे धक्का देता है और गोरिल्ला से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वो गोरिल्ला छलांग मार के कैप्टन की तरफ आता है। कैप्टन भी पूरे जोश में आके चिल्लाता है गोल्डन बैरियर। वो गोरिल्ला जैसे ही हमला लैंड करता है तो कैप्टन के आसपास पूरा एक गोल्डन बैरियर आ गया था जो इसे इस गोरिल्ला से बचा लेता है। फिर तभी वो स्नाइपर को चिल्लाता है शूट करो इसे। उसके इतना चिल्लाते ही उसके बगल से एक बुलेट गुजरती है जो सीधा इस गोरिल्ला के फोरहेड में होल कर देती है। इसकी वजह से गोरिल्ला का भी सर चकराने लग जाता है और वो तुरंत पीछे गिर जाता है। तो स्नाइपर भी थोड़ी राहत की सांस लेता है। फिर कैप्टन इस मॉन्स्टर की डेड बॉडी के करीब आते हुए कहता है कि साइकिक फ्लक्चुएशंस मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इस फॉरबिडन जोन के अंदर तो मॉन्स्टर्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं, यहाँ किसी इंसान का सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा अनसुटेबल है। वो लड़की पीछे से कहती है कि मैं बस ये उम्मीद कर रही हूँ कि ब्रदर हूँ क्रिस्टल को वापस ले जाते टाइम पे किसी मॉन्स्टर को अट्रैक्ट ना कर लें। तो कैप्टन कहता है तो चलो हम भी चलते हैं। अभी तीनों आगे बढ़ते बढ़ते एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर आगे कैप्टन रुकता है और उसे किसी तरीके की स्मेल आती है। ये सुन के सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और एक छत पे जाके सब लोग आसपास देखने लगते हैं। जहाँ से वो स्मेल आ रही थी वहां पर चीजें देख के तो ये सभी लोग कंफ्यूज थे क्योंकि सामने किसी इंसान का शैडो था जो सामने खाना पका रहा था। भले ही वो इंसान साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर इन्हें सब कुछ समझ में
जा रहा था कि वो इंसान यहाँ पर खाना पका रहा था। ये देख के तो सभी लोग कंफ्यूज थे। वो हिचकिचाते हुए कहते हैं कि ये बंदा रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर हॉट पॉट खा रहा है और कोई इस पे नजर रख रहा है। इस सबसे अनजान अपना एमसी अब भी आराम से अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहा था अपने सो कॉल्ड पैराडाइज के अंदर। ये अब भी खाना एंजॉय कर ही रहा था, तभी एक बंदा पीछे से इसकी तरफ एक स्पीयर पॉइंट करता है और कहता है हे। एमसी जब पीछे मुड़ के देखता है तो सामने ही एक टीम खड़ी थी और इनका कैप्टन कहता है अपना नाम और आइडेंटिटी बताओ। ये देख के तो उसकी फटकी चौसठ हो जाती है। वो तुरंत अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है ये स्वीकी मैं तो एकदम नॉर्मल पर्सन हूँ शायद। तो कैप्टन पूछता है शायद? जो भी इंसान रिस्ट्रिक्टेड व्हाइट मिस्ट के एरिया में होता है वो ज्यादातर तो डेंजरस क्रिमिनल्स ही होते हैं जिनके पास वापस कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। जाओ मिंग डिटेक्टर निकालो। तो मिंग भी अपनी गन जैसा कुछ डिटेक्टर निकालती है और सीधा एमसी की तरफ पॉइंट करते हुए चेक करती है और चेक करते हुए बताती है कि इसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और कोई आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। इसकी साइकिक फ्लक्चुएशन भी बहुत ही ज्यादा कम है, अंदाजे से ई रैंक से भी नीचे। ई रैंक से भी नीचे? कैप्टन भी कंफ्यूजन में ये देखता है और मनी मन सोचता है एक ई रैंक का पर्सन यहाँ पर कैसे आ सकता है। और एमसी इसकी निगाहों में देखता है तो उसे लग रहा था कि ये कैप्टन उसी को ही घूरे जा रहा है। वो मनी मन सोचता है ये कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, क्या ये मुझे मारने वाला तो नहीं है? आखिर मैं क्या करूं अब? वो मनी मन सोच रहा था क्या करूं, तभी उसकी नजर बगल में अपने हॉटपॉट की तरफ जाती है। वो एक बॉल इनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है आप लोग क्या बैठ के खाना पीना पसंद करोगे? ये सुनकर तो ये तीनों ही कंफ्यूज जाते हैं। तभी पीछे से किसी की जोर से दहाड़ लगाने की आवाज आती है। ये लोग बगल में देखते हैं और कैप्टन चिल्लाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये तो पूरे म्यूटेंट बीस्ट का झुंड है। शिट, क्या पहले की फाइट्स की आवाजों ने कुछ मॉन्स्टर्स के झुंड को अट्रैक्ट कर लिया? तभी कैप्टन पीछे मुड़ के चिल्लाता है जाओ मिंग इस बंदे को यहाँ से दूर लेके जाओ और आसपास अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और जाओ लिंग मुझे पीछे से सपोर्ट देना। ये सुन के दोनों ही सैल्यूट मारते हुए हाँ करते हैं। तो लड़की चिल्लाती है कैप्टन ली आपका क्या? तो यहाँ कैप्टन ली फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है मैं यहीं पर रह के इनको रोकने की कोशिश करूंगा। वो अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि इस बच्चे के पास कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, तो जाओ मिंग तुम पहले इसे यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर लेके जाओ। और हम देख पाते हैं कि यहाँ कैप्टन की पावर्स ने एक जायंट स्पीयर का रूप ले लिया है। कई सारे मॉन्स्टर्स का झुंड उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। पीछे से वो लड़की अब भी कैप्टन की चिंता करते हुए कहती है कैप्टन ली प्लीज सावधान रहना। पीछे अपना एमसी यहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा था। वो मनी मन सोच रहा था ग्रैंडपा मुंह ने कहा था कि साइकिक्स के साथ पंगे मत लेना, जो भी यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आने की हिम्मत करता है या तो वो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर कॉप्स। ऐसी बिना कानून वाली जगह पर कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो अपने हॉटपॉट की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचता है चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, पर उसका हाथ उस तक पहुंचता ही नहीं और वो जोर से चिल्लाता है हाँ। हमें दिखाता है कि वो लड़की एमसी को अपने कंधे पे बिठा के जोर से यहाँ से भाग रही थी। उसका हॉटपॉट पर झपकते उससे दूर चले जाता है। वो लड़का चिल्लाते रहता है नहीं मुझे नीचे उतारो मेरा हॉटपॉट। तो लड़की इस पे चिल्लाती है चुपचाप सीधा रहे, जो सुन के एमसी की भी बोलती बंद हो जाती है। और वो मनी मन सोचता है साइकिक्स अंदर से ही ऑर्डिनरी पीपल से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। भले ही ड्रैगन किंगडम और पूरी की पूरी अलायंस ने ये नियम बनाया है कि साइकिक्स ऑर्डिनरी लोगों को हार्म नहीं कर सकते, पर ये सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग जिससे तुम ऑर्डिनरी पीपल से किसी खिलौने की तरह खेल सकते हो, ये बस कानून के एक नियम से ही खत्म नहीं हो जाती। सिस्टर स्विंगर और मैं जब भी खाने की तलाश में जाते तब हमें कोई पावर्स वाले इंसान दिखाई देते तो हम तुरंत ही अपना रास्ता बदल के दूर वाला रास्ता चुन लेते, भले ही इसमें तुम्हें कितना ही ज्यादा समय लग जाए। इस तरह के डेंजरस एरिया में कोई सनकी आदमी किसी और को मार के चुपचाप वहां से चल के निकल जाए तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। यहाँ ये लड़की फुल स्पीड में यहाँ से भागते हुए जा रही थी। वो एक ही छलांग पे सीधा छत पर कूद जाती है जिससे एमसी को बहुत ही जोर का झटका लगता है। वो चिल्लाता है नहीं मेरी कमर। उसका सर चकराने लग गया था, उसके मुंह से फोम बाहर आने लग जाती है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है सिस्टर मैं कह रहा हूँ मेरा पोस्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे तो तुम मेरी कमर तोड़ ही दोगी। तो लड़की सीधा एमसी को उछाल के उल्टा पकड़ लेती है और कहती है कि अब बकवास करना बंद कर, अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो मैं बस तुझे ऐसे ही फेंक दूंगी। पर तभी एमसी पीछे मुड़ के देखता है और सामने कुछ देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही जायंट गोल्डन कलर का स्टैचू था। और वो कहता है ये गोल्डन स्टैचू क्या ये पुराने वाले साइकिक अंकल है? तो लड़की भी पीछे मुड़ के कहती है हाँ ये हमारे कैप्टन ली है। इधर वो गोल्डन स्टैचू फुल फॉर्म में अपना स्पीयर घुमाता है जिससे दर्जनों मॉन्स्टर्स दूर जाके गिरते हैं। इस गोल्डन स्टैचू का एक एक स्विंग दर्जनों मॉन्स्टर्स को फेंकता जा रहा था। और इधर अपना एमसी इस कॉम्बैट पावर को देखते हुए सोचता है मैंने पहले कई सारे सुपरनेचुरल पावर्स वाले लोगों को देखा है, पर ये मेरा भी पहली बार है जब मैंने इतनी टेरिफाइंग कॉम्बैट पावर वाले किसी पर्सन को देखा हो। तो लड़की एकदम स्ट्रेट टोन में कहती है कि हम ऑर्डिनरी साइकिक्स नहीं है, हम नाइट वॉच हैं। तो अपना एमसी चिल्लाता है क्या नाइट वॉच? तो तुम लोग लेजेंडरी नाइट वॉच से हो? अब ये लोग भागते भागते व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बॉर्डर के पास आ गए हैं। अपना एमसी दांत पीसते हुए सोचता है ओ नो मुझे तो पता ही नहीं चला कि हम ऑलमोस्ट व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर ही निकलने वाले हैं। वो लड़की अब भी कुछ ही छलांगों में बिल्डिंग्स को टापते हुए सीधा बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और अपना एमसी चिल्लाते हुए मन में सोचता है शिट वो इनविजिबल बॉल तो ज्यादा दूर भी नहीं है, अब अगर मैं इस स्पीड से उससे टकराया तो मेरी हड्डियों का भी चूरा बन जाएगा। फिर वो इस लड़की से कहता है सिस्टर अब तो पीछे से ऑलमोस्ट कोई साउंड भी नहीं आ रहा है, तो क्या आप थोड़ा सा रुक के आराम करना चाहोगी? तो ये लड़की कहती है एब्सोल्युटली नॉट, मतलब बिल्कुल नहीं। तो एमसी चिल्लाता है मैं बीमार हूँ, अगर मैं इस ब्रिज के बॉर्डर को क्रॉस करता हूँ तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा, प्लीज। फिर वो तुरंत ही समझ जाती
बताता है कि ये सब कुछ यूजलेस है, उस ली नाम के कैप्टन ने इसे ऑर्डर दिया है तो इस लड़की को जरूर वो कंप्लीट करना ही होगा, यही तो नाइट वॉचमैन के नियम है। पर तभी एमसी को एक आइडिया आता है और वो कहता है 1 मिनट, वो नियम अगर मैं ध्यान से याद करूं तो एक तभी एमसी एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ शब्द लिखे थे, रूल नंबर 63, इनविजिबल वॉल को सिर्फ अनदेखे रास्ते से ही तोड़ा जा सकता है। इसके तुरंत बाद वो अपनी आंखें खोलता है और मनी में सोचता है इनविजिबल वॉल, हाँ यहाँ से बाहर निकलने का भी एक नियम है, पर ये इनविजिबल तरीका ये क्या चीज है, आखिर इसका क्या मतलब है, मेरे पास तो इसके बारे में कोई क्लू नहीं है। अब वो लोग इस दीवार के करीब आ गए, ये देख के एमसी अपने दांत पीसने लगता है, पर तभी उसे एक आइडिया आता है, अरे मैं भी तो कितना बेवकूफ हूँ, इनविजिबल तरीका, इसका मतलब तो नेचुरली यही होता है कि ऐसा कुछ जो दिखाई ही नहीं देता। और अपने एमसी जैसे ही आंखें बंद करके फोकस करता है तो उससे किसी दीवार को तोड़ने की फीलिंग आती है और वो मन में सोचता है हाँ इनविजिबल वे का मतलब अपनी आंखें बंद करो और जोर से टकराओ। एमसी इस वॉल से टकराया था जिसकी वजह से इस लड़की का भी बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, उसे भी कंफ्यूजन होने लग जाती है, पर तभी लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो लड़की भी जमीन पे गिर जाती है और अपना एमसी दूर फिकाता है। पर अब भी वो कंफ्यूजन में था, वो धीरे धीरे से उठता है और आसपास देखता है, वो धीरे धीरे से खड़ा होता है और आसपास देखते हुए मनी मन सोचता है ये गार्डन, ये प्लेस, इसे मैं 7 साल से घूरता आ रहा हूँ, हर बार इस तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ पर एक भी बार सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर अब फाइनली मैं उस नर्क से बाहर आ गया। और फुल एक्साइटमेंट में खुशियां मनाते हुए जोर से चिल्लाता है अब मैं आजाद हूँ। तो अब चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत होती है, अपना एमसी उस ट्रैप से बाहर आ चुका है और अब हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक शानदार सी बिल्डिंग को दिखाते हैं जहाँ पर अपने एमसी को अब ले जाया गया है। यहाँ पर ही कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो एमसी बताता है ये शिकुई। वो पूछता है कि आईडी बताओ, तो अपना एमसी पूछता है कि आईडी होता क्या है, आखिर वो बेचारा तो बचपन से ही व्हाइट वेस्ट में ही फंसा हुआ है तो उसे क्या पता ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते क्या है। तो सामने वाला इसे इग्नोर करते हुए पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो अपना एमसी बताता है 17। जेंडर बताओ, तो अपना एमसी इसमें थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है मेल। फिर ये बंदा पूछता है कि आखिर तुम उस समय पे उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कर क्या रहे थे, तो सीक्वी बड़े इनोसेंट लुक के साथ कहता है क्या आपने देखा नहीं, मैं वहां पर हॉटपॉट खा रहा था, मैं आपको भी एक बाइट दे रहा था पर जब आप लोग आए तब तो मैं खुद भी नहीं खा पाया और अब तो मैंने अपना पतीला भी खो दिया। तो सामने वाला अपनी रिपोर्ट रख के इसे बताता है कि व्हाइट मिस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया इतना ज्यादा डेंजरस है कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन वहां पर जाए तो वहां उसके मरने का चांस 99.96% है, क्या तुम्हें ये पता है। तो सीक्वी अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं वहां पर मरने ही तो गया था। जो सुन के ये बंदा गुस्से में आ जाता है और इसके करीब आते हुए कहता है मरने गया था, मैं तुझे एक एडवाइस देता हूँ कि नाइट वॉच के साथ मजाक मत करना। जो सुन के सीकुई के पसीने छूटने लगते हैं, पर तभी वो लड़की अपने घायल कैप्टन को सहारा देते हुए अंदर ले आती है जिससे इन दोनों का भी ध्यान इन दोनों की तरफ जाता है। फिर ये स्नाइपर वाला बंदा कैप्टन के पास जाके पूछता है कैप्टन आपकी हालत कैसी है, तो यहाँ कैप्टन बताता है हाँ मैं मरने वाला नहीं हूँ, चिंता मत करो। पीछे सीकुई भी कैप्टन की ये हालत देखता है और वो मनी मन सोचता है कि ये वही बंदा है जो गोल्डन वॉर गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर दर्जनों मॉन्स्टर्स से अकेले ही फाइट कर रहा था। इसके बारे में सोचते सोचते फिर वो ठान लेता है कि वो इन लोगों को सच बताएगा। फिर इधर इनका कैप्टन एमसी की रिपोर्ट पढ़ते हुए उससे पूछता है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, फिर तुम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्यों गए और वहां पर 7 साल तक रह रहे थे। तो एमसी भी इरिटेशन भरे अंदाज में कहता है मैं खुद भी वहां से बाहर निकलना चाहता था पर वहां पर एक इनविजिबल वॉल थी जो मुझे बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी। तो कैप्टन पूछता है एक इनविजिबल वॉल, इसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो एमसी अपनी ट्रेजिक स्टोरी इसको बताना शुरू करता है और वो कहता है कि अगर हम इनविजिबल वॉल के बारे में बताएं तो ये सब कुछ शुरू हुआ था 7 साल पहले। फिर अपना सीन चेंज होकर 1 घंटे के बाद दिखाया जाता है, अपना एमसी ने उसकी पूरी सैड स्टोरी इन सबको बता दी थी और ये लड़की एमसी की ये स्टोरी सुन के रोने ही लग जाती है और वो कहती है तुम्हारी स्टोरी तो सच में बहुत ज्यादा इमोशनल है, मुझे तो सुन के ही तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। पीछे वो लड़की रो रही थी पर यहाँ कैप्टन अब भी सीरियस टोन में कहता है तो तुमने बोला कि तुम्हारी आंखों में किसी तरह का स्पेशल विजन दिखाई दे रहा था। अगर ऐसा है तो ये हमारे साइकिक फ्लक्चुएशन डिटेक्टर में एक स्ट्रेंथ वैल्यू के तौर पे डिटेक्ट नहीं होगा, तो हो सकता है कि तुम्हारी एबिलिटी की रेटिंग ई रैंक ना हो। फिर कैप्टन स्नाइपर से कहता है कि इसके आई विजन का टेस्ट करो। जो सुन के स्नाइपर अपने कपड़ों के अंदर से एक चाकू निकालता है और कहता है कि इसे ध्यान से देखना, तो एमसी भी इसे देखने लगता है और इधर स्नाइपर काफी तेज अंदाज में काफी सारे स्लेसेस मारने लग जाता है और कुछ ही सेकंड के बाद वो अपना चाकू बंद करते हुए पूछता है कितने स्लेसेस हुए, तो अपना एमसी बताता है 67 स्लेसेस। तो कैप्टन अपनी रिपोर्ट में लिखता है सुपर पावर है इनहेंस विजन और डायनामिक विजन, एटलीस्ट ये सी रैंक की तो है। ठीक है, तो अब इसे नोवो के पास भेज दो ताकि वो इसके पावर का टेस्ट करे और देखो कहीं इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, अगर कोई परेशानी हो तो इसे अरेस्ट करो और इसकी अंतड़ियां बाहर निकाल के देखो इसमें क्या चल रहा है। जो सुन के एमसी की फटने लगती है और एकदम से वो चीखते चिल्लाते हुए रेसिस्ट करने लगता है, पर वो लड़की फिर भी इसको घसीटते हुए ले जाती है टेस्ट के लिए। फिर इधर ये स्नाइपर अपने कैप्टन से पूछता है कैप्टन क्या आपको इसकी बातों पर भरोसा हो रहा है। इधर कैप्टन अब भी एमसी की रिपोर्ट पढ़ रहा है और वो पढ़ते पढ़ते ही बताता है कि भले ये एग्जैक्टली सब कुछ सच नहीं बोल रहा है पर ये कोई बुरा पर्सन भी नहीं लगता।
फिर अपना सीन चेंज होता है, हमें एक बहुत ही सुंदर स्टनिंग ब्यूटी को दिखाया जाता है। ये ब्यूटी चलते चलते एमसी के पास आती है, वहीं पर ही एमसी को कहीं पर ही बांध के रखा है और वो लड़की कहती है, वाह ये तो कितना क्यूट लिटिल ब्रदर है। फिर वो प्यार से एमसी के मुंह पर हाथ फेरने लगती है, पर इससे एमसी के पसीने छूटने लगते हैं और वो पीछे हटने की कोशिश करने लगता है। पर इधर ये बंदी कहती है, मैं नोवो हूँ और मैं इस कैंप के अंदर मेडिकल चेकअप्स कराने की इंचार्ज हूँ, तो मुझे बस सिस्टर नोवो बुलाना। तो सीक्यू भी कांपती आवाज में कहता है, हेलो। तो अब नोवो दीवार पे लगे एक चार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारे विजन का टेस्ट लूंगी, ठीक है। ये सुन के शिकुई सोचता है, क्या एक विजन टेस्ट? ये चीजें मैंने रिस्ट्रिक्टेड एरिया के रुइंस के अंदर देखी तो थी और ये मेरी आंखों के लिए तो ओवरकिल है। चलो तो फिर मैं अपनी इन आंखों के कोई और फंक्शंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फिर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके तुरंत अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो अपने फोकस इस चार्ट के ऊपर करता है, इससे उसका विजन जूम होने लगता है और वो जूम होते होते एक लेटर के ऊपर आता है और सीधा इस लेटर को पार करते हुए वॉल के अंदर का मटेरियल ही देखने लगता है और एकदम से उसका विजन इतना जूम इन होने लग जाता है कि वो दीवार के आर पार ही देखने लगता है। वो सोच रहा था कि मेरी आंखों की हेल्प से मैं किसी के आर पार भी देख सकता हूँ, पर वहाँ दीवार के सामने वही लड़की खड़ी थी जिसके पास हीलिंग एबिलिटी है और शिकुई की एबिलिटी की वजह से उसे वो सब भी दिखने लगता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। पर ये देख के एमसी को ज्यादा कुछ फील नहीं आता। इधर नोवो कहती है कि जरा इधर देखो, ये पैटर्न किस तरफ देख रहा है, और अपना एमसी इधर सोच रहा था, अगर मैं चीजों के आर पार देख सकता हूँ तो शायद मैं लोगों के। फिर जो तुम सोच रहे हो वही एमसी भी करता है, वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल सीधा नोवो के ऊपर करता है। फिर सामने देख के उससे जो फील आता है उससे तो उसकी नाक सीधा फव्वारे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो चिल्लाता है, वाओ। ये देख के नोवो फटाक से एमसी के पास भागते हुए आती है और वो चिल्लाती है, लिटिल ब्रदर शिकुई क्या हुआ? हम तो अभी तुम्हारी आंखों का विजन टेस्ट कर रहे थे, फिर तुम्हारी नाक से खून क्यों बहने लगा? पर यहाँ एमसी तो अपनी दुनिया में खो चुका था। वह भी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, इतने बड़े इतने सफेद। ये कहते कहते उसके नाक से फिर से खून बहने लगता है। फिर अपना सीन चेंज होता है, अब हमारे एमसी की सारी एग्जामिनेशन हो गई है। एक मशीन एमसी के पूरे स्टेट्स निकाल के दे देती है। नाम शिकुई, इसकी एबिलिटी का लेवल एफ है, टैलेंट की रैंक सी प्लस है, अवेकेंट एबिलिटी है सुपरविजन एबिलिटी और इसका टाइप है सपोर्ट टाइप। शिकुई भी इसको जब पढ़ता है तो वो कहता है, सी प्लस, क्या ये स्ट्रांग होता है? अब एमसी की सारी बेड़ियां खोल के उसे अच्छे से चेयर पे बिठा दिया गया है और नोवा उसे समझाती है कि तुमने जरूर साइकिक लेवल्स के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पर 6 रैंक्स होती हैं, रैंक ए बी सी डी ई और एस। इन्हीं रैंक से साइकिक की स्ट्रेंथ का पता चलता है, जिनमें रैंक ए और रैंक सी एक बहुत ही बड़ा थ्रेशोल्ड होता है। तुम इन सब के बारे में बाद में समझ ही जाओगे। एबिलिटीज की रेटिंग्स को भी इन्हीं 6 रैंक्स में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई और एस। इससे एक एबिलिटी की स्ट्रेंथ के अपर लिमिट का पता चलता है। हर पर्सन के पास रैंक बी की एबिलिटी पाने का चांस 13.74% है, ग्रेड सी का 37.2%, ग्रेड डी का 47.2%, ग्रेड ई का 1.4% और पूरी पॉपुलेशन में एस और ए रैंक के टैलेंट्स तो यहाँ पर सिर्फ 1% से भी कम है। ऐसी रेयर रैंक्स वाले पर्सन जब भी इस दुनिया में आएंगे वो डेफिनेटली एक सिविलाइजेशन के की टारगेट्स बन जाएंगे कल्टीवेशन के लिए। और फाइनली यहाँ पर एक सुपर ह्यूमन के पास रफली 4 तरह की पावर्स होती हैं। 12.33% लोगों के पास होती है फैंटम बीस्ट की पावर, 2.42% लोगों के पास होती है मिस्टिक पावर और 0.08% लोगों के पास होती है एलिमेंटल पावर। और अब अगर तुम अपनी सी रैंक की पावर पे ध्यान दो तो ये 4th टाइप में आती है और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पावर उतनी भी बुरी नहीं है। एबिलिटीज की रैंकिंग में ये एक ठीक ठाक एबिलिटी है। ये सुन के एमसी समझ जाता है और वो कहता है, ओह तो अब मैं एक्स्ट्रा चीजें इसीलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सी रैंक की एबिलिटी है। फिर नोवो फुल एटीट्यूड में इसके पीछे से गुजरती है और इसके पीठ पे हाथ रखते हुए कहती है कि बस ध्यान रखना, अगर तुम अगली बार किसी और पर्सन के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो तो हो सकता है कि वो पर्सन तुम्हें सेंस कर ले। एग्जाम्पल के लिए जब तुमने अपनी पेनिट्रेशन पावर का इस्तेमाल मेरे ऊपर किया था। ये सुन के एमसी एकदम से घबरा जाता है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है, अरे अरे नहीं वो सॉरी, मैं अब बस अपनी इस स्किल को यूज करने में थोड़ा अनस्किल्ड हूँ। तभी नोवा इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि पर तुम्हारा टैलेंट एक रेयर सपोर्ट टाइप है, अगर तुम साइकिक एकेडमी में इनरोल करते हो तो यहाँ अच्छा खासा चांस है कि तुम्हें फ्री ट्यूशन मिल जाए। पर ये सुन के अब एमसी एकदम सरप्राइज हो चुका है और वो मनी मन सोचता है कि मैंने सुना है कि ये साइकिक एकेडमी स्पेशली साइकिक्स को ही ट्रेन करने के लिए बनी है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस ड्रैगन किंगडम के सबसे बेस्ट रिसोर्सेस और पावरफुल इंस्ट्रक्टर्स वहीं पर ही जमा हैं। एक बार अगर तुम वहां से ग्रेजुएट कर जाते हो तो तुम इजीली नाइट वॉच को ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, पर साइकिक एकेडमी में हर कोई एडमिटेड नहीं हो सकता। पूरी कंट्री के अवेकंड लोगों में से भी ज्यादा से ज्यादा हर साल सिर्फ 1/3 अवेकंड लोग ही इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। फिर वो एकदम से पूरे जोश में अपनी चेयर पे खड़ा होता है और वो मनी मन सोच रहा था कि जब मैं बच्चा था तब मैं ये सपने देखा करता था कि मैं साइकिक एकेडमी में एनरोल करूं, पावरफुल साइकिक बनूं और इवन नाइट वॉच में भी एंटर करूं। शिकुई को ऐसे एकदम से खड़ा होता देख के नोवा भी सरप्राइज हो जाती
जाती है, पर यहाँ शिकुई इससे कहता है कि क्या मैं सच में वहाँ एंटर कर सकता हूँ? पर तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि नोवा ने इससे क्या बोला। अब यहाँ नोवा इसको एक सर्टिफिकेट देती है और कहती है, वेल अब तुम एक सर्टिफाइड और सेफ साइकिक हो और अब तुम पूरी शहर में भी आराम से घूम फिर सकते हो, बस अब तुम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बिल्कुल वापस जाने की कोशिश मत करना। तो अपना एमसीबी से सर्टिफिकेट लेता है और ये देखते हुए कहता है, क्या अब मैं फ्री हूँ? तो क्या इसका मतलब अब मुझे अपने फेफड़े फड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम लोग मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करने वाले? जो सुन के नोआ हंसते हंसते बैठ जाती है और वो कहती है कि उस लीसन की बातों पर ध्यान मत दो, पूरे कैंप में बस वही एक ऐसा है जो ऐसे ही बच्चों को बुद्धू बनाता रहता है। जनरली एक बार अगर तुमने अपनी सुपर पावर की इंफॉर्मेशन रजिस्टर करवा ली तो सब कुछ ठीक हो जाता है, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो और किसी को तुमसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के एमसी कहता है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिस्टर स्विंगर और ग्रैंडपा मू को ढूंढना और उन्हें ये बताना कि मैंने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है और मैं उस पिंजरे से भी बाहर आ चुका हूँ। तभी अपना सीन चेंज होकर एमसी की सिस्टर स्विंगर की तरफ ही आ जाता है। हमें 8 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ ग्रैंडपा मू और स्विंगर एक ही जगह पर बैठ के थोड़ा आराम कर रहे हैं। दोनों ही शिकुई से अलग होने के चक्कर में बहुत ज्यादा उदास हैं। यहाँ ग्रैंडपा मू शिकुई से अलग होने का कारण खुद को ही समझ रहे हैं और खुद को ही उसकी वजह से कोसे जा रहे हैं, पर स्विंगर ग्रैंडपा मू को बताती है कि शिकुई को ऐसा लगता है कि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही इस इनविजिबल वर्ल्ड से बाहर निकलने का तरीका होगा, हम इसमें वैसे भी उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते, इसीलिए बेहतर होगा हम अलग अलग ही अपने अपने टास्क को कंप्लीट करें। तो ग्रैंडपा मू पूछता है, तो क्या मैं कभी शिकुई को दोबारा भविष्य में देख पाऊंगा? जिसपे स्विंगर बताती है, हाँ यही तो मैंने शिकुई को वादा किया है, मैं एक बहुत ही पावरफुल साइकिक बनूंगी, फिर आपको लेके मैं वापस वहीं पर ही चलूंगी। ये लोग अब भी ये उदासी भरी बातें किए ही जा रहे थे, पर तभी सामने की बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से ये दोनों भी उस तरफ देखते हैं और वहां पर हमें दिखाते हैं एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर्स का झुंड सीधा ही भागते हुए इन्हीं की तरफ आ रहा था। तो ये दोनों ही हड़बड़ाते हुए तुरंत ही अपनी कार का गेट ओपन करते हैं और कार चालू करके सीधे यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर ये राइनोस का झुंड अब सीधा इन्हीं दोनों की कार के पीछे ही पड़ चुका है। ग्रैंडपा मू पीछे कार का दरवाजा खोल के कुछ खाने पीने के रिसोर्सेज को नीचे फेंकता जा रहा है ताकि ये राइनोस इससे डिस्ट्रैक्ट हो सके और इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए। ये टेक्निक एक पल को काम भी आती है क्योंकि राइनोस अपने सर से फुटबॉल की तरह इन रिसोर्सेज को साइड करने लगते हैं, पर थोड़ी देर में इनके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। तो ग्रैंडपा चिल्लाता है कि अब हमारे पास फेंकने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो स्विंगर चिल्लाती है कि जल्दी से दरवाजा बंद करो। तो ग्रैंडपा मू दरवाजे की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है, पर यहाँ पर एक पावरफुल सा राइनो एक छलांग मारते हुए सीधा ग्रैंडपा मू को ही खत्म करने के लिए आगे आता है और अगले ही पल वो राइनो सीधा ग्रैंडपा मू के सामने ही आ चुका था। तभी हमें पीछे कुछ बिल्डिंग से किसी को छलांग मारते हुए आगे आता हुआ दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं एक फिगर किसी इंसान के जैसा लग रहा है। वो राइनो जैसे ही ग्रैंडपा मू को हमला करने ही वाला था तभी यहाँ पर एक पावरफुल सा हट्टा कट्टा इंसान सीधा आके राइनो को एक जोरदार पंच मारता है जिससे राइनो भी दूर जाके गिरता है और तुरंत ही ये इंसान जैसा फिगर छलांग मार के सीधा ही दरवाजे के अंदर आके कार में गिरता है, जिसकी वजह से ये ग्रैंडपा भी बहुत हैरान हो जाता है। पर ये बंदा एकदम से चिल्लाता है, स्पीड और तेज करो, रुकना मत यहाँ पर। और हमें दिखाते हैं ये बंदा वही कैप्टन लीसिंग वाली टीम का ही है। ये देखने से काफी इंजर्ड लग रहा है। अब ग्रैंडपा मू कार का दरवाजा लगा देते हैं और यहाँ पर इनका कैप्टन राइनो दूर जाके गिरता है। इसकी वजह से यहाँ बाकी सारे राइनोस उस एक राइनो को देखने के लिए वहीं पर ही रुक जाते हैं और इधर ये बंदा काफी जोर से खांस रहा था। तो ग्रैंडपा मू कहता है, यंग मैन तुम तो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो, तुम्हें इमीडिएटली फर्स्ट एड की जरूरत है। तो सामने स्विंगर कहती है कि ग्रैंडपा हमें पहले ये जानना चाहिए कि ये बंदा है कौन। तो ये बंदा कहता है कि तुम ये छोटे मोटे इश्यूज को डिस्कस करने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो क्योंकि ये खतरा अभी टला नहीं है। तभी कुछ पावरफुल से पंजे इस कार की खिड़की को टकराते हैं जिसकी वजह से वो खिड़की वहीं पर ही चकनाचूर हो जाती है, जिससे सभी लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं। हमें दिखाते हैं ये पंजे किसी पक्षी के थे जो अब उड़ के किसी पेड़ पे बैठ चुकी है। पीछे से वही वॉरियर वाला बंदा कार के पीछे का गेट को ओपन करता है और इस चील जैसी दिखने वाले पंछी को गालियां देता है, जिसकी वजह से ये पंछी भी उड़ते हुए तुरंत ही इसके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ता है। वो जोर से चीख लगाते हुए इसी की तरफ झपट्टा मारने के लिए आता है। तो ये बंदा पॉकेट में हाथ डालते हुए स्विंगर से कहता है, बच्चे मैं इसे ब्लॉक करूंगा और तुम आगे की तरफ ड्राइविंग करते रहो और हम थोड़ी देर में टाउन के पास पहुंच जाएंगे और ये ले लो, इसे तुम्हें मिलिट्री तक पहुंचाना है। जो सुन के स्विंगर कहती है, क्या आप मिलिट्री सोल्जर हो क्या? और हमें दिखाते हैं इस बंदे ने अपनी पॉकेट से क्रिस्टल को निकाल के स्विंगर की तरफ बढ़ाया था और वो तुरंत ही इसको उचका के सीधे स्विंगर की तरफ ही फेंक देता है, जिसकी वजह से स्विंगर एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे कार में एक बहुत ही जोर का झटका भी फील हो रहा था। और हमें दिखाते हैं ये चील सीधा एक जोरदार डाइव मारते हुए इसी कार की तरफ ही टूट पड़ा था और इसके मैसिव साइज की वजह से ये कार भी डोल रही थी। उस चील ने अपने दोनों पंजों से कार को पकड़ लिया था और अपनी चोंच से उस वॉरियर को दबोच लिया था, पर ये वॉरियर भी अपने पावर्स को अपने हाथ में जमा कर रहा था। फिर वो एकदम से एक जोर का घूंसा सीधा इस चील के मुंह पे रख देता है, जिससे इस चील की भी चीखें निकल जाती हैं। फिर क्या था, वो अपने दोनों हाथों में पावर्स को जमा करते हुए धै घूंसा करके इस पंछी को पीटने लगता है और वो चिल्लाता है, दफा हो जा इस कार से कमीने। और इन मुक्कों की वजह से इसे दूर जाना ही पड़ता है। फिर ये बंदा यहाँ कार से कूदने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि भले ही हम लोग यहाँ पहली बार मिले हैं, पर मैं ये भरोसा करता हूँ कि तुम लोग मेरे भरोसे के लायक हो। प्लीज मुझसे ये वादा करो कि तुम लोग इस क्रिस्टल को डिलीवर जरूर करोगे। मैं कोई फालतू मौत नहीं मरना चाहता। पर पीछे स्विंगर कुछ वादा कर पाते
उससे पहले ये बंदा तुरंत ही कार से छलांग लगा देता है। पीछे ग्रैंडपा इसको चिल्लाते ही रहता है। फिर वो पीछे मुड़ के कहता है, स्विंगर क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हैं? तो यहाँ स्विंगर कहती है, हम वैसे भी यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम वही करते हैं जैसा वो कह रहा है। फिर वो उसी क्रिस्टल की तरफ हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि आखिर ये क्रिस्टल क्या चीज है जिसके लिए अपनी जान को भी दांव पे लगाने को तैयार हो गया। स्विंगर जैसे उस क्रिस्टल को छूती है उसके अंदर से जोरदार लाइट चमकती है और काफी सारी ग्रीन कलर की पावर सीधे ही स्विंगर के अंदर ही जाने लगती है। स्विंगर ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है। ये पावर इतनी ज्यादा थी कि ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करने लगती है। यहाँ पर इनकी कार की स्पीड भी स्लो हो गई थी इसकी वजह से। और तो और इस पावर की वजह से जोरदार शॉकवेव्स रिलीज होती हैं, जो शॉकवेव्स सीधा जाके यहाँ चील और इस वॉरियर की फाइट के पास ही जाती हैं और ये वॉरियर भी इन शॉकवेव्स को फील करता है, पर वो कुछ कर पाता है उससे पहले ये शॉकवेव्स सीधा इन दोनों से टकराते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही दूर जाके गिरते हैं और हमें दिखाते हैं वो चील अगले ही पल दुम दबा के भाग जाता है, जिसकी वजह से ये वॉरियर भी राहत की सांस लेता है। पर फिर वो कंफ्यूजन में कहता है, हाँ आखिर यहाँ हुआ क्या? पर सामने कुछ धुएं के अंदर ग्रीन फॉग देख के ये और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। पर अगले ही पल वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या क्या ये हो सकता है कि वो क्रिस्टल किसी के साथ फ्यूज हो गया? फिर अपना सीन चेंज होकर एक हुआनगाई टाउन के अंदर आता है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया 22 से पूरे 150 किलोमीटर दूर है। इसकी पॉपुलेशन 20,000 लोगों की है। इसी टाउन के अंदर कोई बंदा अपनी आंखें खोलता और वो स्वेंगर स्वेंगर करके चिल्ला रहा था। हमें दिखाते हैं ये ग्रैंडपा मुंह है। उसी के बगल में एक औरत बैठी हुई थी, वो चिल्लाती है, रिपोर्ट, ये ओल्ड मैन अब जाग चुका है। तो उसके सामने खड़ा आदमी कहता है कि कमांडर को तुरंत ही इन्फॉर्म करो। और ग्रैंडपा मुंह धीमे से अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? फिर वो एकदम से अपने बगल में खड़ी इस औरत का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या क्या तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को देखा? उसका नाम स्वेंगर है। तो औरत सामने किसी धुंध जैसे एरिया में इशारा करती है और वो कहती है, हाँ स्वेंगर, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? ये देख के ग्रैंडपा भी बगल में देखता है और वो सामने कुछ देख के काफी ज्यादा सदमे में ही चला जाता है, क्योंकि सामने स्वेंगर किसी तरह के क्रिस्टल में कैद थी और यहाँ कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने उसे एक जायंट ट्यूब के अंदर ही कैद कर लिया है और वो कुछ तो रिपोर्ट कर रहे हैं। ये देख के ग्रैंडपा की तो जान हलक में आ जाती है और वो चिल्लाता है, स्वेंगर। पर सामने स्वेंगर अब भी क्रिस्टल में कैद थी और उसकी आंखें भी बंद थी, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। इसकी वजह से ग्रैंडपा को स्वेंगर की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। वो एकदम से अपनी चादर वादर साइड फेंकता है और वो चिल्लाता है, स्वेंगर आखिर तुम लोग यहाँ उसके साथ क्या कर रहे हो? उसके साइड में खड़े एक बंदा उसको शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाइए, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तभी उसके बगल में एक और बंदा आता है और वो कहता है, ओल्ड सर, इस छोटी बच्ची की करंट कंडीशन की वजह हम लोग नहीं है। तो ग्रैंडपा भी बगल में देखता है और एकदम से एक बंदे को अपने बगल में आता देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये बंदा कहता है, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे कोमा में जाने से पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा मतलब है उस छोटी बच्ची के साथ किसी चीज का फ्यूजन और वो सुपर पावर क्रिस्टल। तो ग्रैंडपा हैरानी से उस क्रिस्टल को याद करता है और वो कहता है, सुपर पावर क्रिस्टल, क्या तुम्हारा मतलब उस पत्थर से है? तो वो डॉक्टर ग्रैंडपा की तरफ एक टैबलेट आगे बढ़ाता है जिसके अंदर उसी क्रिस्टल की फोटो थी और वो डॉक्टर समझाता है, हाँ वो सुपर पावर क्रिस्टल तुम्हारी ग्रैंड डॉटर की बॉडी के साथ परफेक्टली रेजोनेट हुआ था, जिसकी वजह से अब वो उसकी बॉडी के साथ ही इंटीग्रेट होता जा रहा है। ग्रैंडपा पूछता है कि वो क्रिस्टल उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या होगा? तो डॉक्टर बताता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये एक साइकिक बन जाएगी। क्या तुम्हें पता है कि इस बच्चे के पास एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ग्रैंडपा हिचकिचाते हुए कहता है, स्ट्रॉन्ग साइकिक, पर इस चाइल्ड के पास तो कभी कभी भी ऐसी साइकिक एबिलिटीज का कोई क्वालिटीज थी नहीं, तो तुम इसे कैसे एक स्ट्रॉन्ग साइकिक बुला सकते हो? तो डॉक्टर बताता है कि कुछ लोग अपनी पावर्स को बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा बाद में अवेकन करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इसके करीब जो लोग थे उनकी साइकिक फ्लक्चुएशंस की वजह से इसकी एनर्जी मैनिफेस्ट होने से रुक गई। हमने ऐसा सिर्फ थ्योरेटिकली ही स्टडी किया है कि किसी और की साइकिक फ्लक्चुएशन की वजह से कोई और अवेकन नहीं हो पाया, पर ये एक रियल एग्जाम्पल है, एक रियल और जिंदा एग्जाम्पल। वैसे इस बच्चे की जिंदगी अभी खतरे में तो नहीं है, पर हम इसे सेफ भी नहीं कह सकते। वो सुपर पावर क्रिस्टल इतनी स्ट्रांगली फ्लक्चुएट किया था कि इसकी फ्लक्चुएशंस उन गॉड्स के फॉलोअर्स ने भी नोटिस जरूर की होंगी। इसके लिए वो असली खतरा है, जो सुन के ग्रैंडपा काफी ज्यादा घबराने लग जाता है और वो कहता है, क्या गॉड फॉलोअर्स? तो डॉक्टर बताता है कि ये गॉड फॉलोअर्स एक टेररिस्ट का ग्रुप है जिसके अंदर काफी सारे अवेकन्ड पावर्स वाले लोग जमा हैं। इनके ग्रुप का हर एक बंदा बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ये लोग मानते हैं कि मोर्टल्स अपनी सुपर पावर्स को हायर डायमेंशनल गॉड्स के फ्रेगमेंट्स के द्वारा अवेकन करते हैं, और ये व्हाइट मिस्ट फॉरबिडन जोन का बनना ये सिग्नल है कि किंगडम ऑफ गॉड अब ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाली है। ये लोग दशकों से कमजोर इंसानों को खत्म करके पुरानी सिविलाइजेशंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये व्हाइट मिस्ट फॉरबिडन एरिया पूरे ब्लू स्टार को एक ही बार में निगल जाए। इन लोगों के अकॉर्डिंग बस पावरफुल साइकिक्स जिनके पास गॉड का फ्रेगमेंट है वही किंगडम ऑफ गॉड्स के अंदर रहने के लायक हैं। चूंकि हमारे पास साइकिक फ्लक्चुएशंस को छुपाने का कोई जरिया नहीं है, तो वो फॉलोअर ऑफ गॉड्स इसे ढूंढकर इसे अपनी कल्ट का अपोस्टल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ग्रैंडपा कहता है, इस सब के लिए मेरी ग्रैंड डॉटर स्वेंगर तो कभी राजी नहीं होगी। तो डॉक्टर कहता है, किसे पता, अगर ये लड़की उनका अपोस्टल बनने के लिए राजी ना भी हुई तो वो लोग इसे मार जरूर देंगे, और इन केस अगर ये कन्वर्ट हो भी गई तो नाइट वॉच को इसे जरूर मारना होगा। वो अब सिचुएशन
काफी तेजी से बदलती जा रही है। तभी अपना सीन चेंज होता है, हमें किसी शहर को दिखाते हैं जिसके ऊपर काफी सारे पंछी मंडरा रहे हैं और हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो हुडी पहन के काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है और ये कहता है मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया। फिर वो किसी को फोन करते हुए कहता है उसे यहाँ पर लेकर आओ रेवन, अगर तुम ये कर लेते हो तो 9th अपोस्टल की सीट तुम्हारी होगी। तो सामने से कोई बंदा अपनी जुबान बाहर निकालते हुए कहता है ऑलराइट। फिर अपना सीन चेंज होता है, हमें एक पैसेंजर बस को दिखाते हैं जिसके अंदर अपना एमसी बैठे बैठे कुछ सोच रहा है। फिर उसे उबासी आने लगते हैं तो वाह करते हुए उबासी लेता है। तभी एकदम से बस रुकती है तो अपना सर फोड़ लेता है। हमें दिखाते हैं वो बस एकदम से रुकी थी तो यहाँ पर सारे पैसेंजर एकदम से चिल्लाने लग जाते हैं, हे क्या कर रहा है, मेरा सर फूट गया। आधे से ज्यादा लोग तो ये सब चिल्ला रहे थे, फालतू की बकवास हो रही थी। और हमें दिखाते हैं यहाँ पर अब ड्राइवर की भी सटक जाती है और वो इस सब के ऊपर चिल्लाता है स्टार्ट दी डक अप, हमारे सामने एक मॉन्स्टर है, अगर आप किसी ने फालतू बकवास की तो मैं सीधा दरवाजा खोलकर उसे बाहर फेंक दूंगा। ये सुन के अब बाकी सारे पैसेंजर्स की भी फट जाती है और यहाँ अपना एमसी मन में सोचता है क्या मॉन्स्टर्स। फिर सीक्यू बगल में खिड़की की तरफ देखता है और वहां सामने उसको एक बिच्छू, चमगादड़ और चूहा, हाँ मुझे तो ये तीनों दिख रहे हैं अभी तक, तो इन तीनों का ही मिक्स समझ लो। उसकी के जैसा कुछ मॉन्स्टर दिखता है जो सामने कुछ तो खा रहा था। पर तभी इस मॉन्स्टर की निगाहें भी एमसी की तरफ जाती हैं जिससे एमसी की फट की चुसड़ हो जाती है, वो एकदम से साइड में हटता है। पर अब उस मॉन्स्टर ने चूंकि एमसी को देख लिया तो वो उड़ते उड़ते सीधा उसी की तरफ ही आने लगता है। और यहाँ पर ये ड्राइवर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, मैं एक रिटायर्ड नाइट वॉचर हूँ और एक डी रैंक साइकिक भी। फिर वो तुरंत बस से उतर जाता है और चूहे जैसे मॉन्स्टर को सामने एक खाना दिखता है तो तुरंत ही उसी के ऊपर झपट्टा मारने लगता है और वो ड्राइवर चिल्लाता है मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो अपनी तलवार में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और एकदम से उस चूहे जैसे मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। और ये बेवकूफ सीकुई अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाल के सब कुछ साफ साफ देखने की कोशिश कर रहा था। वो मनी मन सोचता है भले ही मैं भी एक साइकिक हूँ पर मेरे पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। फिर वो एकदम से अपनी आंखें बंद करके सोचता है नहीं मैं ऐसे ही बिना कुछ किए हार नहीं मान सकता। फिर अपने पावर्स को एक्टिवेट करके एकदम से अपनी आंखें खोलता है और मनी मन सोचता है नहीं यहाँ पर कुछ तो ऐसा होगा जो मैं कर सकता हूँ। फिर वो बगल में देखता है यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर लिखा हुआ था नो एबिलिटी नो एबिलिटी, मतलब इन लोगों के पास कोई एबिलिटी नहीं और ये सभी लोग ही बकवास किए जा रहे थे। क्या होगा कि अगर वो ड्राइवर उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया तो क्या हम बस मौत का इंतजार करेंगे, और हम इंतजार करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं, अगर हम बाहर जाएंगे तो वो तो पक्का मौत ही होगी। क्या यहाँ और कोई साइकिक है इस बस के अंदर, अगर है तो जाके उस ड्राइवर की मदद करो। शिकुई जब इन सब के ऊपर कोई एबिलिटी का साइन नहीं देखता तो आसपास देखने लगता है। तभी उसे बगल में एक बंदा दिखता है जो थर थर कांप रहा था और हमें दिखाते हैं इसके ऊपर लिखा था साइकिक रैंक ई और इसकी अवेकंड एबिलिटी है स्किन हार्डनिंग। ये देख के अपना एमसी सोचता है क्या मैं एक्चुअली साइकिक्स की रैंक और उनकी सुपर पावर्स के बारे में भी देख सकता हूँ। तभी उसे बगल में एक ग्रैंडपा भी दिखता है जिसके पास भी ई प्लस रैंक की एबिलिटी है, इसका नाम है स्टार फायर। और इन दोनों को देखते हुए एमसी मनी मन सोचता है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग तो हैं पर वो डर की वजह से ही हार चुके हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका दिल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है पर उनकी बॉडी काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी है फाइट करने के लिए। ये देख के एमसी भी काफी ज्यादा घबराने लग जाता है, उसकी भी हाथ कांपने लग जाते हैं और वो मनी मन सोचता है मैं पहले ये सोचा करता था कि सारे ही साइकिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता और यहाँ मेरी एबिलिटी तो बस सपोर्ट टाइप ही है। तभी उसका ध्यान बगल की तरफ जाता है जहाँ पर वो ड्राइवर पिट रहा था और वो दूर उड़ता हुआ घिसटता जाता है, पर उसकी फाइटिंग स्पिरिट अब भी बिल्कुल कम नहीं होती। वो अब भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है हाँ कितना समय हो गया तब से मुझे इतना मजा आया हो, आजा, जब तक मैं तुझे मार नहीं देता तब तक मैं नहीं मरने वाला। एक तरफ ये आदमी वीरों की तरह लड़ रहा था और दूसरी तरफ बस में ये लोग कायरों की तरह चिल्लाते हैं कि मैंने कभी भी किसी से फाइट नहीं की, सिट 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 क्या मैं मरने वाला हूँ। बगल में लोग रोते रोते चिल्लाते हैं मैं मरना नहीं चाहता। दूसरा कहता है नाइट वॉच कहाँ पर है, ये लोग रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं आए। दूसरा आदमी कहता है ये एक नाइट वॉच का रिटायर्ड पर्सन है, इसके पास एक डी ग्रेड की एबिलिटी है, भले ही ये मर ही क्यों ना जाए इसे उस मॉन्स्टर को रोक के रखना ही होगा। पर तभी बगल में से कोई इसको जोर का थप्पड़ा जड़ता है जिसकी वजह से इसको दिन में तारे दिखने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है ये वही बूढ़ा अंकल होता है और वो कहता है अगर वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना कर रहा होता तो अब तक तो वो आसानी से यहाँ से भाग चुका होता और उसे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और ना ही मरने की जरूरत पड़ती और ना ही उसे इस चीज को रोकने की भी कोई जरूरत थी। और ये तो बोले ही मत कि वो एक रिटायर्ड पर्सन है, अगर वो कोई सर्वाइविंग नाइट वॉचमैन भी होता तो उसे भी तेरे जैसे स्कम के लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर वो अपनी फायर पावर को जमा करता है और वो कहता है मैं अपनी इन बूढ़ी हड्डियों से ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता और ना ही मुझे ये पता है कि मैं कुछ मदद कर भी पाऊंगा या नहीं। तभी इतने में पीछे से भी एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है मैं भी एक साइकिक हूँ, मेरे पास एक ई रैंक स्किन हार्डनिंग की एबिलिटी है। इसने इतनी हिम्मत जुटा ली, ये देख के एमसी सोचता है वो पंखों वाला डीमन डी प्लस रैंक का होना चाहिए और जो लोग डी रैंक से नीचे के लोग हैं तो वो तो बेसिकली मरेंगे ही उसके सामने, इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं भी जरूर मारा जाऊंगा। फिर वो भी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहता है तो मरने दो। फिर वो पूरे जोश में खड़ा होते हुए चिल्लाता है मेरा नाम ये शिकुई है और मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे पास ई रैंक की एबिलिटी है सुपरविजन और मैं एक सपोर्ट टाइप साइकिक हूँ। ये देख के सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है और वो एकदम से इसकी तरफ देखते हुए कहता है ई रैंक
सपोर्ट टाइप, पर इससे एमसी को फर्क नहीं पड़ता और भी ज्यादा जोश जमाते हुए कहता है सपोर्ट टाइप साइकिक स्पेशली इंटेलिजेंस गैदरिंग और सुपरविजन में ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। हम हेड ऑन कॉम्बैट में तो कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, पर जब तक मैं सही प्लेस पे हूँ तब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलो साथ में चलते हैं। फिर हमें सामने दिखाते हैं वो चूहे जैसा डीमन अपनी टेल से हमला करता है और वो हमला इसके ऊपर लैंड भी हो जाता है, पर ये ड्राइवर भी हार नहीं मानता और वो भी अपनी तलवार घुमाते हुए इसके ऊपर भी 2 हमले कर देता है। सामने वो ड्राइवर उसकी पूंछ से लगे उस घाव के ऊपर हाथ रख के ही बैठा था, तभी पीछे से वो तीनों बस से बाहर आ जाते हैं और अपना सीक्वी कहता है अंकल हमें आपकी मदद करने दीजिए, चलो इस पंखों वाले डीमन को साथ मिलकर मारते हैं। पर इसकी वजह से वो ड्राइवर इरिटेट हो जाता है और वो इन सब के ऊपर चिल्लाता है साथ में मारते हैं मेरा पिछवाड़ा, मैं उसकी लास्ट मूव की वजह से बस मरने ही वाला था, मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों का ध्यान रखने के लिए। तो सीक्वी आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है अंकल जी हमारे पास इस सब की बातचीत करने के लिए कोई टाइम नहीं है, उस विंग डीमन की पूंछ जहरीली है, इस घाव को ठीक करने के लिए आपके पास बस 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद ये पॉइजन आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। जो सुन के ड्राइवर भी सरप्राइज होते हुए कहता है क्या तुमने क्या बोला? तो सीक्वी पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। वेल इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसको हाइप भी कर देना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा और हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए